हार्वर्ड की फीस आप सोचते होंगे 70 लाख 80 लाख, मेरे लिए वो बिल्कुल ज़ीरो था। जो हार्वर्ड जैसे यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये लीडरशिप को काफ़ी वैल्यू करते हैं। लेकिन लीडरशिप होता क्या है? क्योंकि आपके जो पूरे एसेज और एसओपीज़ हैं, वो बिल्कुल अलाइंड होने चाहिए। लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस आप किससे लिखवा रहे हैं, और वो बहुत मायने रखता है। लगभग 1.5 करोड़ तक लोन आपको प्राइवेट बैंक, पीएसयू बैंक और कई एनबीएफसीज भी हैं जो लोन देने का काम करती है। तो ये सब मिलाकर आप अपना बकेट जो है पूरा तैयार कर सकते हो। अगर आप 12th के बाद हार्वर्ड या आईवी लीग ये सब का सपना देख रहे हैं, तो आपको हाल ही में एक मूवी आई थी 12वीं फेल। उस फिल्म का नायक 12वीं फेल करने के बाद लगातार प्रयास करते करते आईपीएस बन जाता है। ऐसे फेलियर के बाद एक सक्सेस मिलना, बहुत बड़ा सक्सेस मिलना, इसकी जानकारी या इससे मैं भी रूबरू हुआ। मैं भी 12वीं फेल कर गया था। जब मैं 12वीं फेल किया तो मैं भी टूट गया। मैं भी कई साल तक संघर्ष किया। बट एक दिन ऐसा आया जब मैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पहुंच गया, और वो भी फुल स्कॉलरशिप पे। तब वो जो पुरानी बातें थी वो पुरानी रह गई, और जो मेरी असफलता थी वो जब सफलता के इस मकाम पे पहुंची तो सब कुछ मिट गया जो मेरे साथ पहले हुआ था। मेरा नाम संजय कुमार है और मैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हूं। इसके साथ मैंने जेएनयू से पीएचडी किया है। मैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का इंडिया में कंट्री डायरेक्टर था। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का एक लक्ष्मी मित्तल एंड फैमिली साउथ एशिया इंस्टीट्यूट है, उसका मैं कंट्री डायरेक्टर था। इसके अलावा मैंने हार्वर्ड क्लब ऑफ इंडिया का प्रेसिडेंट के रूप में रोल निभाया है। और आज मैं सोहम के माध्यम से, जो मैंने अपना वेंचर शुरू किया है, उसके माध्यम से बच्चों को, जो ऐसे बच्चे जिनको कि मार्गदर्शन की ज़रूरत होती है, जिनके माँ बाप जो है ये गाइडेंस नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं, मैं उन बच्चों को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जैसे बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में भेजने का सपना दिखाता हूं और साथ में उन सपनों को साकार करने में मदद करता हूं। जब मैं हार्वर्ड क्लब ऑफ इंडिया का प्रेसिडेंट था, उसी समय से मेरे पास कई बच्चे आते थे जिनको मार्गदर्शन चाहिए था बाहर जाने के लिए, और मैं उन बच्चों को जो खास सलाह देता था और जो आज भी मैं सलाह देता हूं, उनमें से जो खास चीजें हैं वो मैं आज आप लोगों से साझा करना चाहता हूं। मैं जब हार्वर्ड गया और मेरा सिलेक्शन जब फुल स्कॉलरशिप पे हुआ, तो उसके पहले मैं लगभग 15 साल सेवा के साथ काम कर चुका था। और सेवा, जैसा कि मैंने बताया, एक ग्रासरूट ऑर्गेनाइजेशन है, और वहाँ पे ओवर द इयर्स मुझे वो लीडरशिप पोजीशन पे काम करने का मौका मिला और लीडरशिप दिखाने का मौका मिला। उसके कारण मैंने बहुत कुछ सीखा जो हमारे एप्लीकेशन में आया, हार्वर्ड के एप्लीकेशन में आया। आजकल अमूमन ये देखा जाता है कि कई बच्चे जो हैं वो फॉल्स तरीके से लीडरशिप को प्रोजेक्ट करते हैं अपने एप्लीकेशन में या अपने बायोडाटा में। मुझे ऐसा लगता है कि लीडरशिप जो है वो बिल्कुल ओवर द टाइम, ओवर द ईयर्स आने की चीज है, ना कि आप रातों रात कुछ उसमें दिखा सकते हो, उसको पैदा कर सकते हो। जब भी आप एप्लीकेशन करना चाहते हो, उसके अर्ली एज से आप उसमें अपने आप को लगाओ, अपने आप को झोंको, अपने आप को कम्युनिटी सर्विस में लगाओ। तो कम्युनिटी सर्विस जो है आप रातों रात नहीं कर सकते हो, आपको ओवर द ईयर्स करना पड़ता है। मैं ऐसा ही एक उदाहरण बताना चाहूंगा। एक प्रियंका करके लड़की है जो हार्वर्ड लॉ स्कूल गई लास्ट ईयर। मैंने उसको गाइड किया था, और वो यहाँ पे एनएलयू जो कोलकाता में है वहाँ से पढ़ाई की थी, और उसने एक लीडरशिप की भूमिका दिखाई अपनी। उसने इस तरीके से दिखाई कि जो चीज़ उसके यूनिवर्सिटी में यहाँ पे कोलकाता में नहीं होता था, कि वहाँ के बच्चे इंटर्नशिप कैसे करें, उसके लिए एक नया तरीका उसने इजाद किया, नया तरीका एक निकाला, और उस तरीके के कारण बहुत सारे बच्चों को फायदा हुआ। तो उसने वो लीडरशिप वहाँ पे यूनिवर्सिटी में दिखाई। जब वो अपना एप्लीकेशन लिख रही थी, तो उस समय जो उसने अपना एसओपी लिखा, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखा, उसमें जो उसकी कहानी बैकग्राउंड से जो गई अपने यहाँ एनएलयू की, वो बहुत मायने रखता है, और उसका सिलेक्शन हार्वर्ड में हुआ। जब वो अप्लाई करने के लिए मेरे पास आई थी, तो बड़ा इंटरेस्टिंगली उसने ये कहा कि मैं हार्वर्ड में अप्लाई नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मैं अपने आप को उस लायक समझती नहीं हूँ। लेकिन जब उसका बायोडाटा मैंने देखा और उसको जब मैंने गाइड करना शुरू किया, तो आज वो हार्वर्ड लॉ स्कूल में पढ़ रही है। तो यदि आप मेरा उदाहरण देखें या फिर प्रियंका का उदाहरण देखें, तो इसमें से ये समझ में आता है कि जो हार्वर्ड जैसे यूनिवर्सिटीज हैं, ये लीडरशिप को काफी वैल्यू करते हैं। लेकिन लीडरशिप होता क्या है? तो आइए मैं आपको एक दो टिप बताता हूँ लीडरशिप के बारे में। लीडरशिप में जो मुझे लगता है कि सबसे
बड़ी ज़रूरत है वो ये कि आपने कोई नया इनिशिएटिव कैसे लिया, कब लिया और उसका इम्पैक्ट क्या हुआ, है ना? दूसरा ये होता है कि आप अगर लीडर हैं, तो आप आउट ऑफ बॉक्स क्या सोच रहे हैं, है ना? आप कुछ ऐसा नया चीज़ लेकर आ रहे हैं जो कि पहले से एग्ज़िस्ट नहीं कर रहा है। तीसरा कि आपने लीडरशिप जब लिया, तो आपने कम्युनिटी को कितना एंगेज किया। आप जिस भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उसमें आपने कम्युनिटी को कितना एंगेज किया। ये सब बातें बहुत ही ज़रूरी है। लीडरशिप के अलावा जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। तो आपके एप्लीकेशन में जब हार्वर्ड जैसे संस्थान जब आपका एप्लीकेशन देखते हैं तो साथ में आपका बायोडाटा देखते हैं और बायोडाटा में ये देखते हैं कि आपने कितनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की हैं। नंबर्स पे वहाँ पर ज़्यादा मैटर नहीं करता है जितना कि उन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में आपने क्या वैल्यू ऐड किया है या आपके प्रोफाइल को वो कितना इन्हांस करता है। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। एक लड़की है सीमा कुमारी, आज वो हार्वर्ड कॉलेज में पढ़ रही है। जब उसने अप्लाई किया था, उसके पहले वो अपने गांव में फुटबॉल खेलती थी और एक युवा करके संस्थान है जो बच्चियों को, लड़कियों को, झारखंड के लड़कियों को के लिए एक फुटबॉल क्लब जैसा चलाती है और वहीं पे पढ़ाती भी है बच्चों को। वहीं पे सीमा कुमारी की पढ़ाई हुई और सीमा वहाँ फुटबॉल खेलती थी और आगे चल के वो वहाँ कैप्टन भी बन गई। फुटबॉल खेलने के कारण उसको बहुत सारे इंटरनेशनल एक्सपोजर मिले। कई देशों में वो फुटबॉल खेलने के लिए गई। तो ये जो इंटरनेशनल एक्सपोजर है, आप जो कुछ भी खेल रहे हैं, वो सिर्फ अपने क्लब तक नहीं सीमित है या आपके स्कूल तक सीमित नहीं है। अगर वो राज्य स्तर पर या नेशनल लेवल पर या इंटरनेशनल लेवल पर आप खेलते हो और आप कोई अवार्ड जीतते हो, प्राइज जीतते हो, तो वो मैटर करता है। तो सीमा कुमारी के केस में जब वो फुटबॉल खेलकर कैप्टन बनी, उसी के बेसिस पे उसका सिलेक्शन जो है एक एक्सचेंज प्रोग्राम में हुआ। यूएस गई वो 11th करने के लिए एक एक्सचेंज प्रोग्राम में फ्री ऑफ कॉस्ट। और जब वहां से लौटी तब वो बहुत डिटरमिन्ड थी कि उसको यूएस ही पढ़ाई करने के लिए जाना है। तो उसने आईवी लीग के जितने भी कॉलेजेस थे वहां पे उसने एप्लीकेशन दिया और वहां के अलावा उसने 2-4 कॉलेजेस में इंडिया में भी अप्लाई किया। लेकिन जानते हैं उनके साथ क्या हुआ? सीमा कुमारी के साथ एक बड़ा चमत्कार हुआ। सीमा एक गरीब लड़की थी, आज भी वो गरीब परिवार से बिलोंग करती है। उसके माँ बाप झोपड़ी में रहते हैं, सीमा खुद झोपड़ी में रहती थी। लेकिन हार्वर्ड ने उसके एक्स्ट्रा कैरिकुलर और उसके डिटर्मिनेशन और उसके एप्लीकेशन को देखते हुए फुल स्कॉलरशिप के साथ उसको हार्वर्ड बुलाया। इतना बढ़िया कहानी आपको शायद ही सुनने को मिलता है कि झारखंड के एक गांव से लड़की उठकर सीधे हार्वर्ड पहुंच जाती है। और आज आप सीमा को अगर फॉलो करेंगे, वो कई जगह सोशल मीडिया पे भी अवेलेबल है, तो आप जब उसकी जर्नी देखेंगे तो आपको खुद लगेगा कि वो कितना इंस्पायरिंग है। इनफैक्ट जब सीमा कुमारी का सिलेक्शन हुआ था हार्वर्ड में, तो प्रियंका चोपड़ा ने खुद ट्वीट किया था और ये लिखा था कि सीमा, शाबाश सीमा, मैं तुम्हारी जर्नी को आगे तक देखना चाहती हूँ और ये देखना चाहती हूँ कि आगे तुम्हारे साथ क्या क्या होता है और तुम क्या क्या चमत्कार करती हो। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जब आप एसओपी और एसेज लिखते हैं, तो एसओपी और एसेज आप आउट ऑफ ब्लू कहीं से नहीं लिख सकते। ये जो आपने ओवर द ईयर्स आपने अपनी लीडरशिप क्वालिटीज बिल्ड की है, आपने कम्युनिटी सर्विस किया है, आपने जो एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज किया है, उन्हीं के अनुसार से आप एसेज लिखते हो। छोटे छोटे एसेज होते हैं और जो मेन एसओपी होता है, जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है, जिसमें वो ये जानना चाहते हैं कि आप यहाँ क्यों आना चाहते हो, आप आगे जीवन में क्या करना चाहते हो, आप ये सब्जेक्ट क्यों पढ़ना चाहते हो जिसके लिए आप अप्लाई करते हो। तो ये अगर आपके पहले की कहानी से, जो आपने पहले काम किया हुआ है या जो कुछ आपने पढ़ाई किया है, उससे रिलेट करके आप अगर लिखते हो और आप एक विजन डेवलप करते हो अपने लिए, तो वो आपका विजन देखना चाहते हैं। एसओपी इज ऑल अबाउट योर विजन। तो इसलिए आपका जो एसओपी है और एसेज बहुत ही थॉटफुल होना चाहिए। एसओपी और एसेज भी आप रातों रात नहीं लिख सकते। आपको 3 बार 4 बार आइटरेशन करना होता है। पहले आप एक बार लिखते हो, फिर आप उसके ऊपर बैठते हो, फिर आप उसके ऊपर बैठते हो और जब जब आप बैठते हो तो आपको खुद समझ में आता है कि आप कहाँ कहाँ पे अपने आप को छोड़ रहे हो, पुरानी जो चीजें की हैं या आगे का विजन जो आप डेवलप कर रहे हो, तो कैसे उसको बिल्ड करना है। एंड देयर इज नो हार्म इन डिस्कसिंग अबाउट योर एसओपी एंड एसेज विथ योर फ्रेंड्स या फैमिली या आपके ऐसे कोई भी जो आपको गाइड करते हो, उनके साथ आप जरूर बात करें और उनसे आप इसको डिस्कस करें। एसओपी और एसेज आपसे सारे यूनिवर्सिटीज ये एक्सपेक्ट करती हैं कि आप खुद से लिखो, ना कि आप किसी से लिखवाओ। तो ये एक बहुत ही जरूरी चीज है। क्यों? क्योंकि आपके जो पूरे
एसेज और एसओपीज हैं वो बिल्कुल अलाइंड होने चाहिए, बिल्कुल सिंक्रोनाइज्ड होने चाहिए, अदरवाइज वो आपको बहुत ही नेगेटिव मार्क्स दे सकता है या नेगेटिव थिंकिंग डेवलप कर सकता है एडमिशन ऑफिसर का। हमने अपने एसओपीज में यही लिखा था कि हम अभी तक तो ये करते आए हैं और आगे हम किस तरीके से भारत में लौटने के बाद, इस प्रोग्राम को करने के बाद, लौट कर आने के बाद किस तरीके से मैं अपने देश को कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ, वापस कैसे मैं अपने देश को देना चाहता हूँ। और उसी में हमने अपनी पूरी एसओपी तैयार की थी कि जो हमने पीछे किया है वो ये देखना चाहते हैं कि आप आज तो आप आना चाहते हैं, लेकिन आप कल क्या करना चाहते हैं, कल के बाद कल क्या करना चाहते हैं और उसके बाद क्या करना चाहते हैं। तो एक पूरी जर्नी आपको वो असेस करते हैं कि आपकी पास्ट की जर्नी कैसी रही है और आप फ्यूचर में आप कैसे अपने आप को देखते हो, उसी हिसाब से वो आपको असेस करते हैं। जब आप एप्लीकेशन प्रोसेस के थ्रू आप जा रहे हैं तो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है और लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस आप किससे लिखवा रहे हैं और वो बहुत मायने रखता है। तो आपके जो लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस लिख रहे हैं, अगर आप 12वीं क्लास में हैं तो मोस्टली आपके टीचर्स भेजते हैं। अगर आप बीए के बाद मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके टीचर्स भी लिखते हैं, साथ में आप हो सकता है कि आपके पास कुछ वर्क एक्सपीरियंस है तो आपके सुपरवाइजर्स भी लिखते हैं। जैसे मेरे समय में मैंने अपने प्रोफेसर से भी लिखवाया था, मैंने अपने सुपरवाइजर से भी लिखवाया था जो हमारे वर्क सुपरवाइजर थे। तो इसी तरीके से जो एलओआर लिखते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं सुझाव दूंगा कि जिनसे भी आप एलओआर लिखें या लिखवाएं तो आप जरूर से उनसे आप बातचीत करें और आपके जो भी स्किल्स हैं या जो भी हो सकता है कि जो एलओआर लिख रहा है आपके लिए वो हाल फिलहाल में आपको नहीं जानता हो ठीक से कि आपने क्या क्या स्किल्स एक्वायर किया है, आप क्या क्या कर सकते हो। तो आई थिंक यू शुड हैव अ वेरी ऑनेस्ट कन्वर्सेशन विद द पर्सन जो आपका एलओआर लिख रहे हैं, उससे आपको जरूर फायदा होगा। तो एलओआर किससे लिखवाएं ये बहुत ही सोच समझ के चुनने की जरूरत है, क्योंकि एलओआर में अगर आप एक शब्द भी कोई निगेटिव लिखता है आपके बारे में तो वो एडमिशन कमिटी के लिए एक मुद्दा बन जाता है और वो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर सकते हैं। इसलिए बहुत ही जरूरी है कि आप एलओआर ऐसे लोग से लिखवाएं जो आपके लिए पॉजिटिव सोचते हैं। ये वाइब्स आपको खुद समझना पड़ेगा, आपको खुद असेस करना पड़ेगा। You cannot dictate the person who is writing LOR for you, but at least you can have a very honest conversation कि मैं ऐसे ऐसे काम किया है मैंने और इस तरीके से मेरे हाल फिलहाल के स्किल्स ये हैं, और ताकि वो आपको अच्छे से समझ सके एज अ पर्सन, एज एन इंडिविजुअल, एज अ प्रोफेशनल। आप फ्यूचर में कैसे ग्रो करेंगे, क्या पोटेंशियल हैं आपके, ये सब एक LOR लिखने वाले को जानकारी होनी चाहिए आपके पास। चाहे आप बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, चाहे आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आपका जो एकेडमिक क्रेडेंशियल्स है वो बहुत ही ज़रूरी है। और एकेडमिक क्रेडेंशियल से मैं मतलब ये निकालता हूँ कि जो आपका मार्क्स है, तो जैसे 12th में आप कर रहे हो तो आपको 95% से ऊपर का मार्क्स होगा तो आईवी लीग में आपको कंसीडर करेंगे। जब आप बैचलर्स के बाद अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास जो जीपीए होना चाहिए वो 3.5 से 4 तक होना चाहिए। तो इस तरीके से जो आपका एकेडमिक क्रेडेंशियल्स है वो बहुत ही ज़रूरी है। तो जब आप प्लान करते हो, बाहर जाना मुश्किल नहीं है लेकिन इतना आसान भी नहीं है अच्छी जगह पे जाना। तो जब आप अच्छे जगह पे जाने का सोचते हैं तो आपको हमेशा से ध्यान रखना चाहिए कि जितनी भी बातें मैंने बताई हैं उसके साथ साथ आपका जो एकेडमिक क्रेडेंशियल्स है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि आप अकेले वहां अप्लाई नहीं कर रहे हैं और सिर्फ भारत से बच्चे अप्लाई नहीं कर रहे हैं। जब आप हार्वर्ड जैसे जगहों पे अप्लाई करते हैं तो लगभग 100 कंट्रीज से बच्चे अप्लाई करते हैं। तो जब 100 कंट्री से बच्चे अप्लाई करते हैं तो अलग अलग बैकग्राउंड के बच्चे अप्लाई करते हैं, डाइवर्सिटी होता है पूरा। और हालांकि वो अलग अलग साल पे हार्वर्ड जैसे संस्थान अलग अलग देश को प्राथमिकता देती है कि इस साल हमें वहाँ के बच्चे कम हैं तो अगले साल हमें वहाँ के बच्चे ज़्यादा लेने हैं, लेकिन वो एकेडमिक क्रेडेंशियल्स को जरूर देखती हैं जब वो एप्लीकेशंस को असेस करते हैं। तो इसलिए आप अपने तैयारी जब आपने शुरू कर दी है तो आप अपने एकेडमिक क्रेडेंशियल्स पे जरूर ध्यान दें। सो अगर आप 12th के बाद हार्वर्ड या आईवी लीग ये सब का सपना देख रहे हैं तो आपको सैट का एग्जाम जरूर देना चाहिए। कई लोग कहते हैं कि सैट का एग्जाम देना जरूरी नहीं है, वो यूनिवर्सिटीज भी कहते हैं, लेकिन सैट का एग्जाम में अगर आप अच्छा स्कोर करते हो तो आपको कंसिडरेशन में जरूर वो डालते हैं, क्योंकि वो स्कोर भी आपका ऐड होता है। इसी तरीके से जब आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अगर आप एमबीए करने जा रहे हैं तो जीमैट जरूर करें, है ना। जीमैट में आपका अच्छा स्कोर होना चाहिए।
अगर आप एमएस करने के लिए जा रहे हैं तो आपको जीआरई की ज़रूरत है। तो इस तरीके से जो आपके अपने एग्ज़ाम्स हैं कॉलेज के या स्कूल के, उसके अलावा कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट्स होते हैं। हाँ, अगर आप यूएस, कनाडा, यूके वगैरह जाते हैं तो टॉफल और आईएलटीएस के जैसे जो इंग्लिश टेस्ट हैं, उसकी भी ज़रूरत होती है। तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखें। इन सब चीज़ों के लिए आप पहले से प्रिपरेशन करें और इनकी वैलिडिटी लंबी होती है, तो आप एडवांस में एग्ज़ाम दे दें ताकि अगर मार्क्स कम आए हैं तो आप उसमें इम्प्रूव भी कर सकते हैं। जो भी आपका सबसे इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ मार्क्स होगा, उसको आप वहाँ पर भेज सकते हैं, ताकि आपका कंसिडरेशन जब हो रहा है एप्लीकेशन का, तो आपका वैल्यू जो है ऊपर चला जाए। ये जो 5 चीज़ें मैंने बताई जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसके अलावा एक बहुत बड़ा मुद्दा आता है, जो लोगों के मन में आता है और कई मिडिल क्लास और जो लोअर मिडिल क्लास बच्चे होते हैं या फैमिलीज़ होती हैं, उनको मन तो बहुत होता है कि बाहर जाके पढ़ें, क्योंकि उन्होंने देखा है कि बाहर से जो पढ़ के आते हैं बच्चे या बाहर भी जो सेटल कर रहे हैं बच्चे, तो वो बहुत अच्छे-अच्छे काम कर रहे हैं। तो उनके मन में सपना होता है, उनको भी बाहर जाने का मन करता है, लेकिन फाइनेंस के कारण, पैसे के कारण जो है, वो कहीं न कहीं टूट जाते हैं या फिर रुक जाते हैं। तो मैं ऐसे बच्चों और पेरेंट्स को सलाह दूँगा कि बिल्कुल ये मत सोचिए कि रास्ता नहीं निकल सकता है। मैं जब कटिहार में सरकारी स्कूल में पढ़ता था, तो उस समय हमारी फीस कुछ ₹8 जैसे थी। जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में आया तो ₹100 जैसे थी, और जब जेएनयू में आया तो कुछ मेस का फीस ही हमें लगता था ₹700 और पढ़ाने का कुछ ₹1000 जैसे लगता था पूरे साल का। और हार्वर्ड की फीस आप सोचते होंगे 70 लाख, 80 लाख, मेरे लिए वो बिल्कुल ज़ीरो था, क्योंकि मुझे पूरा स्कॉलरशिप मिला। कई सारे कॉलेजेस जो हैं वो खुद स्कॉलरशिप ऑफर्स करती हैं। फिर कई सारे गवर्नमेंट्स होती हैं बाहर के, वो भी स्कॉलरशिप देती हैं। खास करके जैसे आप मास्टर्स करने जाना चाहते हैं तो मास्टर्स में तो बहुत ही स्कॉलरशिप्स होते हैं। जो अंडर ग्रेजुएट आप करने जाते हैं तो उसमें अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में कुछ-कुछ स्कॉलरशिप्स कॉलेज ही ऑफर करती हैं। इसके अलावा भारत से अगर आप जा रहे हैं तो बहुत सारे राज्य के सरकार हैं, जैसे तेलंगाना सरकार है, झारखंड सरकार है, दिल्ली सरकार है, और बहुत सारे भारत सरकार के जो मंत्रालय हैं, ये भी अब धीरे-धीरे ऐसे स्कीम्स ला रहे हैं कि जो बच्चे बाहर पढ़ना जाना चाहते हैं, उनको पूरा तो नहीं, पूरी फंडिंग नहीं, लेकिन पार्ट फंडिंग उनको दे दी जाती है। तो आपको ये एक्सप्लोर करना है कि आप जहाँ अप्लाई करना चाहते हो, वहाँ पे कितना स्कॉलरशिप अवेलेबल है या वो क्या आपको स्कॉलरशिप ऑफर कर रहे हैं। उसके साथ आप यहाँ पे टॉप अप कैसे करोगे? बड़ा आपको एक बड़ा बकेट तैयार करना है फाइनेंस का। तो आपको बिट्स एंड पीसेस में देखना पड़ेगा कि क्या-क्या करके आपका वो पूरा बकेट तैयार हो सकता है। उसके अलावा बहुत सारे फाउंडेशंस हैं इंडिया में, जैसे टाटा ट्रस्ट है, महिंद्रा फाउंडेशन है। इस तरीके के कुछ-कुछ फाउंडेशंस हैं जो कि आपको हेल्प करती हैं। आप अगर बाहर के लिए एडमिशन आपने सिक्योर कर लिया है तो एडमिशन सिक्योर करके आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। मास्टर्स में जैसे आप अप्लाई करना चाहते हो तो फुल ब्राइट स्कॉलरशिप है यूएस में जाने के लिए। यूरोप में जाने के लिए बहुत सारे स्कॉलरशिप्स हैं। तो यूरोप में आप बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं, आज आप जर्मनी में अगर पढ़ना चाहते हो तो जर्मनी में कई सारे सरकारी कॉलेजेस ऐसे हैं जो ऑलमोस्ट फ्री है। ये बच्चों को पता ही नहीं है कि जर्मनी में बहुत सारे कॉलेजेस, और जर्मनी जो है अच्छा क्वालिटी मेंटेन करता है। और अब वहाँ पे ये भी समझना कि सिर्फ जर्मनी में जर्मन लैंग्वेज में पढ़ाई होती होगी, ये भी गलत बात है। तो आपको फुल एक्सप्लोर करना चाहिए। वहाँ के कॉलेजेस से आपको क्या मिल रहा है, यहाँ राज्य सरकार से आपको क्या मिल रहा है। आपके पेरेंट्स के पास भी थोड़ा बहुत सेविंग्स होगा शायद, उस सेविंग्स को आप ऐड कर सकते हो। उसके अलावा लास्ट में जो कुछ भी बचता है, आपको अगर कंफर्टेबल महसूस होता है तो आप बैंक से लोन भी ले सकते हैं। और बैंक से लोन जो है वो कोलैटरल के साथ लगभग 1.5 करोड़ तक लोन आपको प्राइवेट बैंक, पीएसयू बैंक और कई एनबीएफसीज भी हैं जो लोन देने का काम करती है। तो ये सब मिलाकर आप अपना बकेट जो है पूरा तैयार कर सकते हो। सो जब मैंने हार्वर्ड में अप्लाई करने का निर्णय लिया तो उस समय मैंने जो सोचा कि मुझे बेस्ट जगह ही जाना है और सिर्फ हार्वर्ड में ही अप्लाई करना है, तो मेरी स्ट्रैटेजी ऐसी थी कि मैं ये जो भीड़ वाली स्ट्रैटेजी है उससे एक अलग स्ट्रैटेजी सोचूंगा, है ना। अभी मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ, ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी, और उसमें यही बताते हैं कि जो रेड ओशन स्ट्रैटेजी है वो वहाँ पे बहुत कंपटीशन है, बहुत ही मारामारी है। तो वो एक माइंडसेट है, वो एक थिंकिंग है कि आप जो भीड़ में लोग चल रहे हैं उसी तरीके से आप उस कंपटीशन में उलझे पड़े हुए हैं और उसी हिसाब से आप सोच रहे हैं। तो मैं उस बुक से काफी रिलेट करके देख पाता हूँ। अब अगर मैं बैकड्रॉप में जाता हूँ कि जब मैंने डिसाइड किया कि हार्वर्ड में अप्लाई करना है तो मेरी स्ट्रैटेजी बड़ी अलग थी, और मैंने सोचा कि
जो लोग भी पढ़ने जाते हैं वो 10 जगह अप्लाई करते हैं, स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉलो करते हैं और ABCD जो है वो सब कुछ पूरा करते हैं। तो ये तो सब लोग कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि नहीं, मैं एक ही जगह का डिटरमाइंड होके अप्लाई करूंगा और अपने SOPs और एसेज और जितने भी बैकग्राउंड वर्क थे उसके बेसिस पे मुझे इतना कॉन्फिडेंस था अपनी स्ट्रैटेजी बनाने में, मैं सफल रहा। तो इसलिए मैं ये सजेस्ट करना चाहूंगा कि जो लोग भी अप्लाई करना चाहते हैं बाहर, वो बहुत पहले से सजग हो जाएं और अपनी स्ट्रैटेजी ऐसा बनाएं कि जो आउट ऑफ बॉक्स हो, जो आपको भीड़ से अलग रास्ते ले जाकर आपका रास्ता बनाता हो और आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाने में आपको मदद करता हो। मैं जो स्टॉक्स स्टडी अब्रॉड की तरफ से आप सबसे ये कहना चाहूंगा कि जब मैं 41 साल की उम्र में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए जा सकता हूं, तो आप यंग एज में जरूर जा सकते हैं। इट्स जस्ट दैट यू हैव टू थिंक डिफरेंटली और आपको अपनी स्ट्रैटेजी एज सुन एज पॉसिबल आप बनाएं और उस स्ट्रैटेजी को आप फॉलो करें और जो भी हमने सुझाव दिया है उसको आप फॉलो करें, तो आप अपने मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे।